हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। मात्र एक लेक्चर लगेगा, खत्म हो जाएगा। कुछ खास नहीं है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम जल्दी जल्दी हो गया वैसे ये भी हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई में सबसे आईएमपी चीज़ जो है वो है अल्फा बीटा गामा डीके और उसके बाद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। उसके अलावा जो चेन रिएक्शन है, फ्यूज़न है, फिजन है, ठीक है। शुरू में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता भी है, ये सब का कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यूक्लियस को जानते हैं होता क्या है। तो आप जानते हो कि एटम में जो न्यूक्लियस होता है वो छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन को उसमें नहीं बोल सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव में भी आ जाता है ना। तो एंटायर न्यूक्लियस जो होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज से बना होता है जो कि होता है प्रोटॉन, है ना। एटम के अंदर तो होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जैसे ये एक एटम है, इसके अंदर यहाँ पे होता है हम लोगों का न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होता है? एटम के अंदर होता है, न्यूक्लियस में थोड़ी होता है वो, है ना। ओके, तो इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टुगेदर हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम टुगेदर बोलना चाहें तो उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन, तो आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके बताना होगा, ठीक है। प्रोटॉन का मास वगैरह तो आप जानते ही हो, 1.6 × 10⁻27 kg, है ना, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद आता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है Z से, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मत बोलना एटॉमिक नंबर, क्योंकि हो सकता है एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल, जैसे मान लो तुमने बना दिया मैग्नीशियम 2+, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर तुम 10 थोड़ी बोलोगे, 12 ही बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता। इलेक्ट्रॉन तो उसमें 10 ही बचे हैं अब, फिर तो तुम 10 बोलो उसका एटॉमिक नंबर, 12 ही बोलोगे ना। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। बहुत लोगों को, क्योंकि बचपन से हमें क्या पढ़ाया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द एटॉमिक नंबर, तो बहुतों को गलत फहमी होती है, कोई गलत बात नहीं उसमें, ठीक है। बट उस गलत फहमी को आगे मत ले जाओ। नेक्स्ट है एटॉमिक मास नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं A से। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन्स पे न्यूट्रल चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +E का चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे -E का चार्ज होता है, ठीक है। न्यूक्लियस पे जो भी चार्ज होता है वो सब प्रोटॉन के कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसको ZE से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे पहले, याद है ना। ओके, तो मान लो आपके पास कोई X एलिमेंट है, ठीक है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करते हो? यहाँ पे लिखते हो उसका एटॉमिक मास नंबर और यहाँ पे लिखते हो उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे आपके पास कोई एलिमेंट लिखा हुआ है सोडियम, ठीक है, 1123, इसका मतलब क्या है? सॉरी, उल्टा कर दिया, चलो कुछ और ले लो। हीलियम 2,4, इसका मतलब क्या है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 4, ठीक है। ऐसे ही लिखा जाता है। मान लो आपको दिया गया एन एलिमेंट X रिटन एज, ठीक है, डिटरमाइन विच एलिमेंट, चलो ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। डिटरमाइन विच एलिमेंट कैन इट बी, ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट हो सकता है? आपको दिख रहा है एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, यहीं से आगे आपको कैल्शियम, और एटॉमिक मास नंबर 40, तो ऑब्वियसली कैल्शियम होगा ये, ठीक है। मान लो एक और एलिमेंट आपको दे दिया 12, 24, मैग्नीशियम, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें, ऐसा कुछ आएगा नहीं आपको, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस का बेसिक बात कि उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, चार्ज ऐसे होती है यूँ, ठीक है, ये सब आपको पता है। आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं कुछ न्यूक्लियॉन्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, ठीक है। न्यूक्लियस का क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अरे यार कुछ नहीं है यार, तुम लोग जानते हो, आइसोटोन सुने हो, आइसोटोप सुने हो, आइसोबार सुने हो, बस वही है, ठीक है, यही है इसका क्लासिफिकेशन। जैसे मैं तुमसे बोलूँ कि भैया आइसोटोप से तुम क्या समझते हो, ठीक है। आइसोटोप मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। मतलब आइसोटोप के केस में A की वैल्यू सेम रहती है, सॉरी Z की वैल्यू सेम रहती है और A की वैल्यू डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। जैसे आप जानते हो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, ठीक है।
तो आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर सबका सेम है बट एटॉमिक मास नंबर सबका अलग अलग है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके आइसोबार्स। आइसोबार्स के केस में उल्टा होता है, मतलब इस केस में आप लोगों का जो एलिमेंट होता है उसमें एटॉमिक मास नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर उल्टा होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को नाम से ही समझ में आ रहा है, आइसो मतलब सेम, बार मतलब एटॉमिक मास नंबर, नहीं वो ना रिलेट, चलो छोड़ो, ऐसे याद कर लो। इसमें ए जो है वो सेम रहता है और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। ये फिलहाल तो मेरे पास इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, या फिर है एक्चुअली नहीं है। ए सेम रहता है, जेड डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, मैं देखता हूँ इसका कोई एग्जांपल हो तो। एक्चुअली देखो, जैसे आपके पास है अभी मान लो यहाँ पे कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एटॉमिक मास नंबर दोनों का सेम है बट एटॉमिक नंबर दोनों का अलग अलग है। तो यही एग्जांपल था बट मैं थोड़ा श्योर नहीं था तो मैं देखने गया एक बार, है ना। तो ये हो गया आपको आइसोबार। अच्छा, आइसोटोन का मतलब क्या होता है? आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हो आप लोग, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है A = Z+N। ठीक है, ए है यहाँ पे प्रोटॉन, सॉरी ए है यहाँ पे आपका न्यूक्लियॉन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ए है आपका प्रोटॉन, Z है आपका प्रोटॉन, ए आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, Z है आपका प्रोटॉन, N है आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, तो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा बट ओवरऑल एटॉमिक मास नंबर इनका अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, किसी का भी ले लो। ठीक है, एग्जांपल में तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बेरिलियम और बोरॉन ले लो। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, 8, इसका एटॉमिक नंबर 5, मास नंबर 9। ठीक है, तो अगर आप इसका न्यूट्रॉन निकालो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे आएगा, माइनस करके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A - Z। ध्यान से देखो, बच्चों वाली चीज़ें यार, इसमें मत स्ट्रगल करो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, A - Z, तो 8 - 4 4, 9 - 5 4। तो बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर भी अलग है, एटॉमिक नंबर भी अलग है ना। तो इसकी वजह से इनको हम क्या बोलेंगे, आइसोटोन्स बोलेंगे। ठीक है, तो इन फालतू चीज़ों में मत रहो यार, क्या कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके आइसोटोन्स, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन समझ में आ गया। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, द गिवन स्पीशीज आर आइसोटोन, आइसोबार और आइसोटोप। चलो मैं प्रैक्टिस करा ही देता हूँ यार, पता नहीं तुम लोग कहाँ फंस जाओ यार, कुछ भी करते हो यार। ठीक है, मैं आपको 3 पेयर देता हूँ, तीनों पेयर में मुझे बताओ आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन कौन है। ठीक है, XY बना के देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। A 5 10, B 6 12। ठीक है, A, ठीक है, X। ठीक है, मुझे बताओ आइसोटोप, आइसोटोन और आइसोबार कौन कौन है। तो आइसोबार का मतलब क्या होता है, सॉरी आइसोटोप का मतलब क्या होता है, आइसोटोप का मतलब होता है एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट, है ना। तो बेसिकली ये क्या है, ये आपका आइसोटोप है क्योंकि इसमें एटॉमिक नंबर सेम है। आइसोबार का मतलब क्या होता है, आइसोबार का मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम जो कि इसमें है, तो ये आपका आइसोबार है। अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों ही नहीं है, ना आइसोबार है ना आइसोटोप है। तो ध्यान से देखो, आइसोटोन है ये, क्यों, क्योंकि 12 - 6 6, 14 - 8 6, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो ये आइसोटोन है। ठीक है, तो ये बकवास मत करवाओ यार में से। ठीक है, तो ये हो गई न्यूक्लियाई की बेसिक जानकारी, कंपोनेंट्स, फालतू चीज़ें। अब हम न्यूक्लियस के शेप, साइज और रेडियस वगैरह के बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस का क्या सीन रहता है। और एक रिलेशन होता है R = R0 A⁴ वो रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं उसको लेके थोड़ा बहुत आपको न्यूक्लियस को समझाता हूँ। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं साइज ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो, एक जो न्यूक्लियस है ना, उसकी साइज किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वहाँ पे किस तरीके से फोर्सेज लग रही हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन्स पे बेसिकली डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन उन न्यूक्लियस को तेजी से अपनी तरफ खींच रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना, मतलब उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करता है। तो ऐसा पाया गया एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से कि जो न्यूक्लियस की रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक मास नंबर के। ठीक है, मतलब बेसिकली एटॉमिक मास नंबर के, सॉरी यार, साइज ऑफ द न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर के पावर 1/3 के। ऐसा पाया गया कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक नंबर की पावर 1/3 के।
ठीक है, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ, इक्वल लाओ, तो आर इक्वल टू आ जाता है आर नॉट ए की पावर 1/3। आर नॉट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आर नॉट क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियाई। तो किसी भी न्यूक्लियाई का आप लोगों को रेडियस अगर निकालने बोले तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। मान लो आपसे पूछे कि फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियाई हैविंग एटॉमिक नंबर 27, तो उसका रेडियस आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ओके। तो ये हो गया साइज ऑफ द न्यूक्लियस। सिंपल है, इसमें कुछ भी भारी है क्या ना, क्यूब रूट है ए का। ठीक है, तो 27 का क्यूब रूट 3 हुआ, तो 1.2 इंटू 3 3.6 ऐसे। ठीक है, आसान, कुछ भी भारी इसमें होना तो नहीं चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में। डेंसिटी कैसे दिया जाता है, डेंसिटी दिया जाता है मास अपॉन वॉल्यूम से, है ना। तो न्यूक्लियस का जो मास है वो क्या होगा, ए होगा। न्यूक्लियस का मास क्या है, ए के ही तो इक्वल है एटॉमिक मास नंबर, है ना। एटॉमिक मास नंबर, ओहो दिक्कत हो गई। एटॉमिक मास नंबर लिखना था मुझे बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल आया, तो मास नंबर है बेसिकली, एटॉमिक नंबर नहीं है। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर है। ठीक है, और एटॉमिक मास नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एएमयू यूनिट से। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 AMU। AMU मतलब क्या, AMU मतलब 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, आपको टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो वहाँ पे एक यूनिट करके एक पार्ट दिया था, तो वहाँ पे आप लोगों को मास वगैरह दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। तो वहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू भी दे रखी है ना। तो एटॉमिक मास नंबर को हमको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही इसकी वैल्यू हमें किस में मिलेगी, kg/m³ में मिलेगी, है ना। ओके, वरना एटॉमिक मास नंबर तो किस में होता है, एटॉमिक मास नंबर AMU में ही तो होता है। अरे भाई, एटॉमिक मास नंबर जो 24, 26 ये तुम लिखते हो, ये किस में लिखते हो, एटॉमिक मास यूनिट में ही तो लिखते हो। और एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट रहेगा तो तुम्हारी डेंसिटी की वैल्यू किस में आएगी, एटॉमिक मास यूनिट पर मीटर क्यूब में आएगी। हमें चाहिए किस में, हमें kg/m³ में चाहिए ना। इसकी वजह से हमें एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसके लिए A इंटू 1 एटॉमिक मास यूनिट क्यूब, है ना। नहीं समझे, अरे बाबा, एक एटॉमिक मास यूनिट अगर हम लोग यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस नहीं करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी डेंसिटी की, उसमें यूनिट क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट पर मीटर क्यूब। चलेगा, उस यूनिट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें kg/m³ में चाहिए तो एटॉमिक मास यूनिट में तुम्हें मतलब एक ही जो यूनिट है उसको तुम्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा SI यूनिट में। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 AMU से, है ना। और 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। सिंपल। अब रेडियस की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी है, R0 A की पावर 1/3। अब वही चीज़ यहाँ पे डाल दो, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3A इंटू 1 AMU अपॉन 4 पाई, r³ की जगह आ जाएगा R0 A की पावर 1/3। तो R0 पर क्यूब हो जाएगा, और A का क्यूब रूट है, A का क्यूब रूट पे क्यूब कर दोगे तो RA आ जाएगा सिर्फ, मतलब A के क्यूब रूट पे क्यूब कर दोगे तो सिर्फ A ही तो बचेगा। तो A से A खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेंसिटी आपका 3 इंटू 1 AMU। बेसिकली इस 1 AMU को आपको टेक्स्ट बुक में स्मॉल m से दिखाया गया है। ठीक है, उन्होंने मास ऑफ द न्यूक्लियस को क्या लिया है, MA लिया है। ठीक है, मास ऑफ द न्यूक्लियस को उन्होंने क्या लिया है, बेसिकली MA लिया है। ठीक है, आप चाहिए वही कर दो, M कर दो इसको। ठीक है, M कर दो, बात तो वही है। नीचे क्या आ जाएगा 4 पाई R0 क्यूब। अब आपको M की वैल्यू पता है, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻27, R0 की वैल्यू पता है 1.2 इंटू 10⁻15। सारी वैल्यूज डालो यहाँ पे तो इसकी डेंसिटी निकल के आती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg/m³। जस्ट लुक एट द अमाउंट ऑफ डेंसिटी, कितनी ज्यादा डेंस है न्यूक्लियस। देखो 2.3 इंटू 10⁻17 समझते हो, पानी की डेंसिटी होती है 1000, और फिर भी तुम्हें अगर पानी डेंस लगता है, इसको देखो। अब सारे न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो लगभग सेम ही होती है, क्योंकि वो किसी पर डिपेंड नहीं कर रही है। आप देख सकते हो 3m/4 पाई R0 क्यूब, सारे के सारे कांस्टेंट। M AMU में है वो कांस्टेंट, है ना, सारे के सारे मतलब कांस्टेंट है यहाँ पे। समझ गए ना टेक्स्ट बुक में क्या लफड़ा गया, टेक्स्ट बुक में उसने 1 AMU लिखने की जगह इंटू M कर दिया, और M को उसने एटॉमिक मास यूनिट में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो बात वही है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली वही चीज़ है, बट ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सारे के सारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग सेम ही आता है, बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है कि ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑस्मियम की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, इस बात को ध्यान रखना। हो सकता है फिल इन द ब्लैंक में आ जाए, कितनी होती है 2.7 इंटू 10⁻17 होती है शायद। ठीक है, बाकी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड उतना ही है, 10⁻17 ही है सबका। ठीक है, चलो, तो ये हो गया साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये हो गया डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। कोई डाउट हो तो कमेंट करो। आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी वगैरह। ठीक है, स्टेबिलिटी वगैरह।
चलो तो यहाँ पे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी तक क्या बताया मैंने, रेडियस का एक तो फॉर्मूला बताया R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, और एक डेंसिटी का वैल्यू बताया है सबके लिए 2 × 10⁻17 2.3 × 10⁻17। उसके अलावा एक और फैक्ट बताया कि ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 10⁻4 के मैग्नीट्यूड में होती है, ठीक है। तो मतलब 10⁻13 गुना ज़्यादा है बाकियों से, सॉरी कम है, 10 देखना पड़ेगा मेरे को, कम है। तो ऑस्मियम की अरे यार, तो ये ऐसे क्यों लिखा, ऑस्मियम इज नोन टू हैव द लार्जेस्ट डेंसिटी विच इज़ ओनली 2.2 × 10⁻4 kg/m³। अब मुझे पता नहीं इन्होंने क्या किया, गड़बड़ी किया या क्या किया, क्योंकि ये तो स्मॉलेस्ट हो गया है ना डेंसिटी, तो ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। मैंने भी इस चीज़ को गौर नहीं किया यार, ठीक है। तो अब देख लेना यार, ऑस्मियम की डेंसिटी उसमें 2.2 × 10⁻4 दिया है, जो कि बोला है 10⁻13 गुना कम है बाकियों से, तो ये लोवेस्ट डेंसिटी होगा ना, उसमें हाईएस्ट डेंसिटी क्यों लिखा हुआ है। अब ये कुछ गड़बड़ी की है इन्होंने, छोड़ो, अवॉइड कर दो उस फैक्ट को, ठीक है। जस्ट लाइक यू इग्नोर्ड एवरीथिंग स्टडीज इन योर लाइफ अर्लियर डेज, छोड़ो फालतू नहीं। रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला मैंने बताया R इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3। तो ए की वैल्यू देखो यहाँ पे जर्मेनियम है, तो ए की वैल्यू यहाँ से मिल गई तुम्हें 70, तो आर नॉट की वैल्यू होती है 1.2 × 10⁻15, 70 की पावर 1/3, ठीक है। तो 70 का क्यूब रूट कितना होता है बताओ, पता है? 70 किसके किसके बीच में आता है, 4 का क्यूब 64, ठीक है, और 5 का क्यूब 125, तो 70 इन्हीं किसी के बीच में आता है, ठीक है। तो 70 का क्यूब रूट मैं एक बार देख लेता हूँ, 4.95 इन्होंने लिखा है शायद, जो कि गलत है। अच्छा ऐसे लिखा है इन्होंने, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे 70 का क्यूब रूट तुम निकाल लेना, और उसके बाद डायरेक्टली मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, 4.95 × 10⁻15 मीटर। तो ये आ गया इसका रेडियस, तुम लॉग टेबल से कर लेना है ना, लॉग में तो माहिर हो ही तुम, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, 3m/4πr0 का क्यूब, है ना। तो 3 मास कितना दे रखा है 69.924, तो 69.924, और बगल में है यूनिट, इस यूनिट की वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻27, और नीचे 4πr0 का क्यूब मतलब 1.2 का क्यूब, 1.2 का क्यूब करोगे तो 1.44 × 1.2, और उसका क्यूब हो जाएगा तो 10⁻45, ठीक है। ये ऊपर जाएगा, थोड़ा बहुत रिजॉल्व करोगे, इधर उधर करोगे तो तुम्हें डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही कर लेना, बाकी तो इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको मतलब सॉल्व कर लेना इसको, इसमें कुछ अब है नहीं, ठीक है। इसके बाद आपको थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है, न्यूक्लियर फोर्सेस मतलब वही फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर लगती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आपको देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे ये शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं, ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती है, इनकी वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में 40 to 50 टाइम्स ज़्यादा होती है, 40 to 50 टाइम्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की तरह बहुत ही दूर रेंज में नहीं लगती हैं, ठीक है, छोटे से रेंज में लगती हैं, बट इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, 40 से 50 गुना ज़्यादा होता है न्यूक्लियर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियर फोर्सेस जो होती है वो चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन्स के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। बस यही है न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 3m/4πr0 का क्यूब, ठीक है, एक रहा था फॉर्मूला सही है नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्सेस क्या, वही फोर्सेस जो न्यूक्लियस के अंदर लगती हैं, ये फोर्सेस शॉर्ट रेंज होती हैं, मतलब बहुत ही कम डिस्टेंस पे लगती हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ऐसा है ना। न्यूक्लियस का भी एक खुद का फोर्स होता है, उसी की बात हो रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 50 से 60 गुना, ठीक है, 40 से 50 या 50 से 60 लिख लो, टेक्स्ट बुक में 50 से 60 दिया है, तो 50 से 60 गुना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से ज़्यादा होती हैं, और ये इंडिपेंडेंट होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये होती है न्यूक्लियर फोर्सेस। कभी भी आपको न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में लिखने हैं तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखना, तो बस इन्हीं 3 पॉइंट को घुमाते रहना और 3 पॉइंट में लिख के चले आना, ठीक है, काम हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियर फोर्स। हम लोग देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियस क्या करता है, बाइंड करके रखता है सबको, ठीक है। देखते हैं क्या है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में, ठीक है। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से ही स्टेबिलिटी का रास्ता भी जाता है, तो दोनों को ही हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के साथ साथ, ठीक है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जिससे न्यूक्लियस क्या करता है, बाइंड करके रखता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। बेसिकली ये कुछ और नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी ही है, ऐसा आप बोल सकते हो। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर में हमने एनर्जी निकाली थी ऑर्बिट्स की, है ना। तो उसमें एक एनर्जी आ रही थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये एनर्जी नेगेटिव क्यों है आप बताओ। तो आपने मुझसे बोला था कि एनर्जी इसलिए नेगेटिव है क्योंकि न्यूक्लियस ने बांध करके रखा है इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ। बिल्कुल सही बोला था आपने, तो वही तो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंड मतलब क्या, बांध के रखना, है ना।
तो बेसिकली जो वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, अगर उस न्यूक्लियस में हम लोग 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हैं तो उस एनर्जी के बाद वो इलेक्ट्रॉन उससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं? उसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज बाइंडिंग एनर्जी। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, या फिर इज बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी का कोई प्रॉपर डेफिनेशन हम लोग इसे नहीं बोल सकते, क्योंकि इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनफाइनाइट टू न्यूक्लियस। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास एटम है, ठीक है, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन को तुम इनफाइनाइट से, इनफाइनाइट मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में इनफाइनाइट कितना हो गया? एक चींटी के लिए इनफाइनाइट मतलब क्या हो गया? एक चींटी के लिए इनफाइनाइट हो गया अंधेरी से साकिना का, या अंधेरी से घाटकोपर। नहीं, वो भी नहीं यार, मेट्रो स्टेशन से मेरा घर, ठीक है, जो कि कितना होगा 1 किलोमीटर, वो चींटी के लिए इनफाइनाइट हो गया क्योंकि शायद उसकी मृत्यु हो जाए यहाँ तक आने पे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या है बेसिकली? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम लोग थोड़ी सी दूर से अगर यहाँ पे ले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन सोचो चींटी से भी छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसके लिए इनफाइनाइट कितना हो गया? 1 मीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ की डिस्टेंस उसके लिए इनफाइनाइट। तो यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए हम लोगों को जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन को वापस से यहाँ पे ले जाने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए जो भी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे भी हम बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी कुछ और नहीं है बल्कि वो एनर्जी है जिस एनर्जी से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखता है। सिंपल, ठीक है। द एनर्जी विथ विच न्यूक्लियस बाइंड्स द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है जनरली। बाकी अगर सेकंड ऑर्बिट में तो -3.4, और पीछे तो -1.51, और पीछे तो -0.85, है ना। ठीक है, तो ये हो गया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे हम लोग पहचान सकते हैं? न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी पहचानने के लिए इन्होंने सबसे बढ़िया रास्ता निकाला। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। अगर कभी तुम्हें स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस निकालना है तो उसका रास्ता ये है कि तुम निकाल लो वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, इसके लिए इन लोग क्या करते हैं? बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? तुरंत हमें वैल्यू मिल जाता है न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो इसका एक ग्राफ आप लोगों को दे रखा है, तो मैं वो ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ओके। तो जितना ज़्यादा EB/A का वैल्यू होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के वैल्यू के। इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसका ग्राफ देख लो आप लोग थोड़ा सा। यहाँ से शुरू होता है ग्राफ, कहाँ से बताता हूँ। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी फेरस की होती है, आयरन की होती है, ये भी ध्यान रखना। चलो, तो यहाँ से शुरू हुआ वैल्यू, ठीक है, ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता, ऐसे जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10। थोड़ा ज़्यादा हो गया ये, इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आता है फेरस। फेरस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और स्टेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं? स्टेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं EB/A की वैल्यू से। ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, किसकी वैल्यू? EB/A की वैल्यू y एक्सिस पे है। ठीक है, और x एक्सिस पे क्या है? x एक्सिस पे है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, ओके। 0, 50, 100, 150, 200, ठीक, 250 एंड में। यहाँ पे आ जाता है यूरेनियम वगैरह जिनकी स्टेबिलिटी काफ़ी कम है ना। यूरेनियम तो खैर हाँ 236 वाला। ठीक है, फिर यहाँ पे सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड है, फिर ये आपका टंगस्टन है, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, मॉलिब्डेनम, फिर फेरस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है सल्फर, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, नियॉन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, लिथियम, नियॉन, सॉरी लिथियम, नियॉन। ठीक है, नियॉन, लिथियम,
ओके, तो इसके पीछे काफ़ी सारी थ्योरीज बनाई जाने लगी। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपका दूसरा हाइड्रोजन आ गया ट्रीटियम वाला, यहाँ पे ड्यूट्रियम वाला, ठीक है। ओके, तो ये हो गया ग्राफ आपका स्टेबिलिटी का। तो इस ग्राफ से मतलब बहुत सारी थ्योरी बनाने लगे लोग, ये बनाने लगे कि भाई जो इवन नंबर ऑफ एटॉमिक मासेज हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जैसे हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फेरस, सल्फर। आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे कौन से ज़्यादा स्टेबल हैं, है ना। और शुरू के केस में देखो थोड़ी ज़्यादा गिरावट आई, हीलियम के बाद लिथियम बहुत अनस्टेबल हो गया, ठीक है। इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है कि भाई इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्टेट नहीं बना पा रहे हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए थोड़ी अनस्टेबिलिटी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। लिथियम नियन, है ना, नियन में तो इवन नंबर है, यहाँ पे कैसे हो गया फिर, है ना। ऐसा मतलब काफ़ी सारी थ्योरी बनाने लगे लोग कि इवन नंबर वाले ज़्यादा स्टेबल, ऑड नंबर वाले कम स्टेबल। लेकिन खैर जो भी है ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है। और स्टेबिलिटी को निकालने के लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला, बाइंडिंग एनर्जी को न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया। तो बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स गिव यू द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है। इस तरीके से स्टेबिलिटी कैलकुलेट होती है और स्टेबिलिटी का ग्राफ इस तरीके से आता है। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है, आप लोग इसको मतलब कैलकुलेशन में मत जाना, ठीक है। और फेरस की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का स्टेबिलिटी की चीज़ें, ठीक है। अब हम लोगों का एक टॉपिक आता है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट उससे पहले मैं बाइंडिंग एनर्जी एक बार क्लियर कर दूं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे जिससे न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, ठीक है। और वही एनर्जी अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन उससे आज़ाद हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी को एक तरीके से ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इतनी एनर्जी दे दो कि न्यूक्लियन से इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाए, है ना, ठीक है। अब हमने देखा कि भाई चलो बाइंडिंग एनर्जी जो है सो है। अब ये बताओ कि कौन सा न्यूक्लियस ज़्यादा स्टेबल है, ये कैसे पता चलेगा। तो लोगों ने बोला इसका एक तरीका बनाते हैं, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर देते हैं, वो वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा होगी वही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये कैसे आया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए और एक्सपेरिमेंट से जब ये पाया गया कि बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की वैल्यू जिसके लिए ज़्यादा हो रही है वो ज़्यादा स्टेबल आ रहा है, तो वो इस नतीजे पर पहुंच गए और उन्होंने खटाखट से सबके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन की वैल्यू निकाल दी। तो ऐसा पाया कि भाई फेरस के लिए मैक्सिमम वैल्यू होती है 8.1 ऐसा समथिंग होता है, ठीक है। तो इससे उन्होंने ये पाया कि फेरस सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और इसका कर्व कुछ ऐसा बनता है। बहरहाल कर्व आपको याद नहीं करना है, बस आपको ये याद करना है कि न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से ऐसे देखी जाती है, ठीक है, ठीक है। फेरस ज़्यादा स्टेबल होता है सबसे, बस इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा दिया एक्चुअली, ठीक है। तो मैं मास डिफेक्ट और पढ़ाता हूँ या फिर अभी आप लोग एक थोड़ा सा ब्रेक ले लो, ठीक है, छोटा सा ब्रेक ले लो और जितना मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, उसके बाद लेक्चर देखने आओ, क्योंकि भले ही मैं एक लेक्चर बना रहा हूँ लेकिन कंटेंट तो बहुत कुछ दे रहा हूँ ना। तो आप लोग क्या करो, ब्रेक ले लो चाहिए तो, या तो मास डिफेक्ट देखने के बाद ब्रेक ले लो। अब मैं दोबारा नहीं बोलूंगा ब्रेक लेने, अगर ब्रेक अभी नहीं ले रहे हो तो मास डिफेक्ट देखने के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, उसके बाद वापस आ जाना, ठीक है। चलो, तो कुछ और मत देखना, ब्रेक लो 5 मिनट का, मोबाइल साइड में रख दो ताकि मोबाइल उठो तो डायरेक्टली मैं दिखूँ, हम दिखे डायरेक्ट, हम आपस में बातचीत करेंगे, है ना। किसी और को क्यों लाना बीच में, शॉर्ट्स क्यों खोलना, रील क्यों खोलना। मोबाइल साइड करो, थोड़ा सा बुक में जहाँ पे लिख रहे हो नोट्स नहीं बना रहे हो, पहले बनाया होगा, फिर अच्छे बच्चे हो तुम तो पहले जहाँ पे बनाया होगा ना वहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लो अभी तक जो भी पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी चलिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हमें जरूरी है कि भाई मास डिफेक्ट क्या होता है वो पता रहना चाहिए। तो E = mc² आपने सुना होगा इक्वेशन, है ना, इसी पर आज हम लोग आएंगे, आ जाओ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा मास डिफेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से। डेल्टा एम बेसिकली होता क्या है, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M, ठीक है, N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M। क्या है ये चीज़ें, Z है आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है, कुछ और नहीं है, Z है आपका एटॉमिक नंबर, ओके। N है आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। M क्या है, M है आपका मास ऑफ दैट न्यूक्लियाई जिसकी भी बात हो रही है, ठीक है, पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब जो भी अब वो हो गया, ठीक है, वही AMU में, ठीक है। अच्छा, Mn क्या है फिर, Mn है मास ऑफ न्यूट्रॉन, Mp है मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। कभी कभी मास ऑफ प्रोटॉन की जगह आप हाइड्रोजन एटम का भी मास यूज कर सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का मास और प्रोटॉन का मास एक ही है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन ही तो होता है, ना न्यूट्रॉन होता है ना इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी क्या बोला मैंने यार, न्यूट्रॉन नहीं होता है उसमें, ठीक है, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का मास, ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप मास ऑफ प्रोटॉन भी ले सकते हो, इज इक्वल्स टू 1.007825। आपको चाहिए तो ये वैल्यूज आप याद कर लो, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ये वैल्यूज ना दे, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलूँ कैलकुलेट
हाँ, तो ये डेल्टा एम की वैल्यू हो गई, और इसी डेल्टा एम को क्या बोलते हैं, इसी डेल्टा एम को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट, इसी डेल्टा एम को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है, दैट इज डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, वही आइंस्टीन की इक्वेशन एम सी स्क्वायर वाली। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ठीक है। अच्छा, इन्होंने इसको थोड़ा सा डिराइव वगैरह किया है, बट मुझे नहीं लगता है डिराइव करने की ज़रूरत है ना। हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज़ करके भी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, बट इन्होंने डिराइव करके इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, मुझे नहीं पता है क्यों, है ना। देखो, ई बी इक्वल टू डेल्टा एम की यहाँ वैल्यू डाल दो, तो ई बी इज इक्वल टू हो जाएगा जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम और बाहर सी स्क्वायर। ठीक है, कभी भी अगर आप लोगों को मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालनी हो तो सी स्क्वायर की जगह आप इसको मल्टीप्लाई कर देना 931.5 से, तो आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिल जाए, डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिलहाल जाने दो, ठीक है, अभी नहीं, वो क्यू वैल्यू निकालेंगे तब आएगा। ठीक है, तो इसको इन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है और उसके बाद फॉर्मूला बनाया जेड एम एच प्लस एन एम एन। ठीक है, ई बी इक्वल टू जेड एम एच प्लस एन एम एन माइनस एम ए जेड और बाहर सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला चाहो याद कर लो या फिर आप ये फार्मूला याद कर लो, बात एक ही है, ये वाला कर लो या तो ये वाला कर लो, मतलब मास डिफेक्ट में बात एक ही है दोनों में। ठीक है, तो उन्होंने कुछ और नहीं किया, राइट साइड में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद एक को इसके साथ कंबाइन कर लिया, एक को इसके साथ कंबाइन कर लिया, इसके साथ कंबाइन करने के बाद ऐसा वैल्यू बन गया है। ठीक है, तो आप लोग यही फार्मूला याद करो, ज़्यादा बेटर होगा, इसमें कुछ और नहीं है। आपका हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन, ध्यान रखो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये एग्जाम में आ सकता है यार, है ना, इसीलिए बता रहा हूँ। ये हो गया मास ऑफ न्यूट्रॉन, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ध्यान रखना, एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये क्या हो गया, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एटॉमिक मास यूज़ नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पे ये अलग चीज़ थी। ठीक है, ओके, और जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर। चलो, तो हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन में लिथियम का कैलकुलेट करवाया है इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करवाया है, तो आप क्या करना, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए सी स्क्वायर की जगह हमेशा डाल देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। सी स्क्वायर की जगह क्या करोगे, 931.5 डाल दोगे। ठीक है, जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ लिथियम। ठीक है, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, ठीक है, 73 लिथियम। कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो फॉर्मूला क्या है, ई बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एम की वैल्यू निकालो इंटू सी स्क्वायर मतलब 931.5। ठीक है, उसकी जगह डाल दिया। डेल्टा एम की वैल्यू क्या होती है, जेड एम एच, जेड कितना है इसके लिए 3, तो 3 एम एच प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 7 माइनस 3, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला एटॉमिक मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 4, तो 4 एम एन माइनस इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है 7.016। ठीक है, आपको डेसिमल में ही रखना है, अप्रोक्सीमेशन करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा फिर, ये ध्यान रखना। चलो वैल्यू डाल दो। मास ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है 1.00785 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको पता है 1.008665 माइनस 7.016 इंटू 931.5। इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो 39.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ जाएगी। तो ये होगी बाइंडिंग एनर्जी किसकी, लिथियम की। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं भी दे देता हूँ, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली आप ऑक्सीजन का बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करके मुझे बताओ। समझ में आया ना तरीका, ये फॉर्मूला रट्टा मार लो, काम आएगा बहुत। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग देखते हैं मास डिफेक्ट हो गया। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बोल रहा हूँ दोबारा, अब तो ले ही लो ब्रेक। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अब रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डीके वगैरह क्या होता है, कब खोज हुई, क्या कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं वो थोड़ा सा थ्योरी आपको बता देता हूँ कि भाई कब शुरू हुआ। 1876 में बैकोरेल ने पता किया था। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। ओके, और उन्होंने ऐसे पता किया कि भाई उन्होंने देखा कि जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो बेसिकली या तो फ्यूज़न हो रहा है तो फिजन हो रहा है, उसमें फिजन हो रहा है, सॉरी
फिजन हो रहा है बेसिकली उसमें, कि एक जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो टूट के 2 न्यूक्लियाई में बिखर रही है। तो उन्होंने जो टूट के बिखर रही है 2 न्यूक्लियाई, उसको डॉटर न्यूक्लियाई नाम दिया, ऐसा ऐसा देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ये भी पाया कि रेडियो एक्टिव डीके जो है वो कई तरीकों का होता है। एक होता है अल्फा डीके, ठीक है। अब अल्फा डीके क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं अब, ठीक है। अल्फा क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस, इज अ हीलियम न्यूक्लियस, और कुछ नहीं बल्कि एक हीलियम न्यूक्लियस होता है। और हीलियम न्यूक्लियस होता है तो अल्फा का एटॉमिक मास नंबर होगा 4 और एटॉमिक नंबर होगा 2, ठीक है। होता क्या है, मान लो आपके पास कोई एक्स एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर है ए और एटॉमिक नंबर है जेड, ठीक है। अब होगा क्या इसमें से कि इसमें से एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गया, एक अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, तो ये एक्स न्यूक्लियस वाई में कन्वर्ट हो जाएगा फिर तो, ठीक है। और इसका एटॉमिक मास नंबर कितना कम हो जाएगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल निकला तो अल्फा पार्टिकल अपने साथ 4 का एटॉमिक मास नंबर लेके निकल गया, तो कितना कम हो गया वाई में 4 का कम हो गया, तो A-4 आ जाएगा। एटॉमिक नंबर कितना कम हो जाएगा 2, तो ये Z-2 आ जाएगा। ये आ गया 4, ये आ गया 2, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे बिस्मत है, ठीक है, इसका 212 और ये 83, ये क्या हुआ, डीके हुआ, ठीक है। किस में डीके हुआ? इंडियम में हुआ था, देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो थैलियम में मान लो हुआ, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, अगर एक अल्फा पार्टिकल इसमें से निकला है, कितना लेके निकला होगा? 4 एटॉमिक मास नंबर लेके निकला होगा, 2 एटॉमिक नंबर लेके निकला होगा, मतलब अब इसके पास कितना बचा होगा? 208 और 81। तो इसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं पता है? क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं कि मान लो तुम्हारे पास, अच्छा इसके साथ कुछ कुछ यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है, ठीक है, कुछ कुछ यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। अब वो एनर्जी कितनी होती है वो भी मैं कैलकुलेट करना सिखाता हूँ थोड़ी देर में, बट पहले जो क्वेश्चंस बहुत पॉपुलर है उनकी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है, मान लो आपके पास कोई ए न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक नंबर था 20 और एटॉमिक मास नंबर था, नहीं चलो भारी लेते हैं, ए न्यूक्लियस था जिसका एटॉमिक नंबर था 90 और एटॉमिक मास नंबर था 230। ये बिखरा बी बना, ठीक है, और बी बनने के बाद इसका एटॉमिक नंबर बचा 214 और एटॉमिक नंबर बचा 82, ठीक है, प्लस अल्फा एन अल्फा पार्टिकल। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कितने अल्फा पार्टिकल्स इसमें से निकले, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एटॉमिक मास नंबर कम हुआ है 16, एक अल्फा पार्टिकल पर 4 एटॉमिक मास नंबर होता है, और कम कितना हुआ है 16, मतलब 4 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए हैं। कैसे? अरे 16/4, 16 इसमें से कम हुआ है, 230 - 214 कितना आया? 16, और एक अल्फा पार्टिकल के लिए कितना लगता है? 4 लगता है एक के लिए, और कम हुआ है 16, मतलब ऐसे 4 अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए होंगे, तो n = 4। ऐसे नहीं समझा, यहां से समझो, एटॉमिक नंबर पहले था 90, अब हो गया 82, मतलब 8 कम हुआ, तो एक अल्फा पार्टिकल कितना एटॉमिक नंबर लेके निकलता है? 2, तो ऐसे 4 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, तभी तो 90 से 82 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको देखो, ठीक है। और मेरा फेवरेट भी है टॉपिक, वन ऑफ द, समझ रहे हो? ऐसे आया 4 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, एक और क्वेश्चन देता हूं, बताना मुझे, अब की बार आप लोग बताना। एक्स है, ये है आपका 70 और ये है आपका 140, ये बिखरा वाई में यहाँ पे बचा 100 और यहाँ पे बचा, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स बचा, एक्स नहीं, ये मान लो यहाँ पे एम बचा, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ। मैं आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा हूँ और एम की वैल्यू पूछ रहा हूँ, बताओ कितनी आएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, एक्स था 140, उसका एटॉमिक मास नंबर था, अभी 100 बचा है, तो मैं पूछ रहा हूँ कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हुए हैं, ठीक है। तो 140 से 100 आया, मतलब 40 कम हो गया। एक अल्फा पार्टिकल कितना लेके निकलता है? 4, कितना कम हुआ है? 40, तो कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे? 40/4, 10 है ना, तो कितने अल्फा पार्टिकल निकले? 10। और एक अल्फा पार्टिकल अगर 2 एटॉमिक नंबर लेके जाता है तो 70 से 10 अल्फा पार्टिकल कितने लेके गए होंगे? 20, तो ये कितना आ गया होगा? 50। तो इसका मतलब एम की वैल्यू कितनी है? 50। खैर ये वैल्यू नहीं पूछता एग्जाम में, एग्जाम में जनरली आपसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का क्वेश्चन पूछता है, समझ गए। चलो एक फाइनल क्वेश्चन लेता हूं, उसके बाद मैं आपको क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाता हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ऐसा टॉपिक है जिसपे आप थोड़ा भी अगर भटकोगे तो भटक जाओगे फिर, तो इसलिए कोशिश करो कि फ्रेश होके देखो इसको, ठीक है। नहीं समझ रहा है स्टॉप कर दो, वापस आओ फिर देखो, ठीक है। मान लो आपका एटॉमिक मास नंबर है, कोई आपके पास एलिमेंट था m, कन्वर्ट हो गया n + z अल्फा में, ठीक है, और आपसे z की वैल्यू पूछ रहा है। m का आपका एटॉमिक नंबर था मान लो 50, एटॉमिक मास नंबर था 96, ठीक है। अभी आपका एटॉमिक मास नंबर बचा हुआ है 72 और एटॉमिक मास नंबर अभी आपका बचा हुआ है, चलो मेरे लिखने से पहले अगर कोई कैलकुलेट कर लेगा तो मान जाऊंगा मैं भाई, उसमें जलवाए 38। तो मुझे बताओ कितने अल्फा पार्टिकल यहाँ से रिलीज हुए हैं। अब आपको पता है एक अल्फा पार्टिकल लेके निकलता है 4 एटॉमिक मास नंबर, तो 96 से 72 आया, मतलब 24 की कमी हुई है, तो मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकले होंगे? 6, क्योंकि एक लेके निकलता है 4, खत्म हुआ है 24, तो 24/4 कितना आया? 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 6। वहां से नहीं समझा, यहां से देखो,
50 से कितना हुआ 38, तो 12 कम हुआ। एक अल्फा पार्टिकल निकल के लेके निकलता है 2, कम कितना हुआ 12, तो 12/2 6। ठीक है, अच्छा तो आई होप अब तुम्हें समझ में आ गया है। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा क्यू वैल्यू कैलकुलेट करना। क्यू वैल्यू क्या है? एनर्जी है। ठीक है, किसकी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की। ठीक है, क्यू वैल्यू क्या है? काइनेटिक एनर्जी है अल्फा पार्टिकल की, और एनर्जी है तो फिर mc² लगेगा, तो Q इज इक्वल टू डेल्टा mc² अगेन लग जाएगा, लेकिन अब की बार लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, द डिफरेंस इन एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ द मास ऑफ द पेरेंट एटम एंड द सम ऑफ द मास ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। इसको डेफिनेशन को लिख दो, चलो मैं लिख देता हूं। द डिफरेंस, ठीक है, द डिफरेंस इन एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ द पेरेंट एटम and that of sum of masses of product, sum of masses of product, ठीक है, इज कॉल्ड क्यू वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो यहां पे जैसे क्यू वैल्यू मुझे लिखनी है, तो क्यू वैल्यू मैं कैसे लिखूंगा? क्यू वैल्यू क्या है? डिफरेंस इन एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ पेरेंट एटम एंड दैट ऑफ प्रोड्यूस न्यूक्लियाई। तो एनर्जी का डिफरेंस कितना आया होगा? इधर डेल्टा एम और यहाँ पे c²। तो पहले मास कितना था इसका? मास ऑफ x मान लो, माइनस डिफरेंस निकालना है तो माइनस, यहाँ पे कितना आपके पास मास अवेलेबल है? एक तो अल्फा पार्टिकल का मास और एक तो y का मास, तो mx माइनस my माइनस m ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल कुछ और नहीं बल्कि हीलियम है, तो ऐसे कर देते हैं। c² की जगह 931.5 रखो, तो q की वैल्यू आ जाएगी mx माइनस my माइनस m ऑफ हीलियम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये हो गया वैल्यू इसका। ठीक है, इस तरीके से आप क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आसान है, समझ में आ गया? चलो तो मैं देख लेता हूँ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन अवेलेबल हो तो। नहीं, डायरेक्टली बीटा डी के दे रखा है। चलो बीटा डी के भी कर लेते हैं, उसके बाद कंबाइन करके जब करेंगे ना तब मजा आएगा। ठीक है, बीटा डी के भी कर ही लेते हैं, उसके बाद जब कंबाइन करके क्वेश्चन करेंगे ना मज़ा आएगा फिर। अच्छा एक क्वेश्चन दिया तो है, चलो ठीक है जो भी है, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग बीटा डी के देख लेते हैं। ठीक है, समझा ये अल्फा डी के? समझा? अल्फा डी के में कुछ और नहीं करना है तुम्हें बस क्यू वैल्यू याद रखनी है और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कैसे निकालते हैं वो याद रखना है। ठीक है बस, चलो बीटा डी के देखते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं बीटा डी के। सो व्हाट इज बीटा डी के? बीटा डी के इज द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय कन्वर्जन ऑफ अ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। मतलब जब आप एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करते हो तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा ऑब्वियसली। मतलब कोई न्यूट्रल पार्टिकल है आपके पास, उसको आप एक +1 का चार्ज देना चाहते हो, तो एक -1 निकाल दो, हो गया +1 का चार्ज। ठीक है, सो बीटा डी के इट इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीटा डी के कुछ और नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है और कुछ नहीं। ठीक है, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल, दैट्स इट। ठीक है, मतलब आपके पास एक न्यूट्रॉन था, आपने इसको कन्वर्ट किया प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा, और इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है जो कि कुछ और नहीं बल्कि एनर्जी होती है। ठीक है, ज़्यादा मत इस पर फोकस करो, एंटी न्यूट्रिनो इज द एनर्जी। ठीक है, अच्छा तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन बाय एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बीटा डी के इज नथिंग बट रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आपके पास कोई एक एक्स न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर था ए और एटॉमिक मास नंबर था ए और एटॉमिक नंबर था जेड, ये कन्वर्ट हो गया वाई में बाय रिलीज ऑफ बीटा माइनस पार्टिकल, या फिर मान लो ए इलेक्ट्रॉन के उससे और एंटी न्यूट्रिनो से। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो को बेसिकली हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा तो वाई में कन्वर्ट हुआ तो हुआ क्या होगा? एटॉमिक मास नंबर उतना ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से एटॉमिक मास नंबर में तो चेंज नहीं आएगा, बट एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आपने एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले प्रोटॉन अगर Z थे तो अब कितने हो जाएंगे? Z+1। अब कितने हो जाएंगे? Z+1। ठीक है, समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं? एक बीटा माइनस डी के, सॉरी एक बीटा प्लस डी के भी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग एक न्यूट्रॉन को, मतलब प्रोटॉन को रिलीज करने की जगह, सॉरी हम लोग एक न्यूट्रॉन को इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं बाय रिलीज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, बट वो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो आप सिर्फ यहीं तक सीमित रहो, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्यू वैल्यू बता दो क्या लिखेंगे? इसके लिए क्यू वैल्यू आएगी mx, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, थर्मोकेमिस्ट्री वैसे, mx माइनस my माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू c² की जगह 931.5 कर दो, दैट्स इट। ठीक,
अच्छा, जैसे मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक एलिमेंट था जिसका एटॉमिक नंबर था 30 और एटॉमिक मास नंबर था 60। ये कन्वर्ट हुआ वाई में जिसका एटॉमिक नंबर है 31 और एटॉमिक मास नंबर है 60। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, मतलब बीटा डी के कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे रिलीज हुए हैं। तो देख सकते हो तुम 30 से 31 एक ही जा रहे, तो एक ही रिलीज हुआ होगा। मान लो ये हुआ होता 36, तो इसका मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, है ना, 6 बीटा पार्टिकल का डीके हुआ है। ओके, तो ये क्यू वैल्यू लिखना आ गया। चलो, एक बीटा प्लस डीके भी यहाँ पे दे रखा है आपकी बुक में, तो बता ही देता हूँ बीटा प्लस डीके क्या होता है। बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि हम लोग एक न्यूट्रॉन्स को, ठीक है, पॉजिट्रॉन को हम लोग एमिट कराते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन को एमिट कराते हैं। तो होता क्या है कि भाई एक प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन +1 चार्ज था तो वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं बीटा प्लस डीके। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन सा यही है, बीटा माइनस डीके, मतलब बीटा डीके मतलब एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट। ये बस जानकारी के लिए रख लो, एडिशनल में लिख लो, साइड में लिख लो कहीं पे खोपचे में, ताकि बाद में नजर ना पड़े। ठीक है, बट लिख लो एक बार ताकि याद रहे। बाकी इंपॉर्टेंट यही है, कंफ्यूज मत करना दोनों में। तो इसमें होगा क्या, हम लोग प्रोटॉन को कन्वर्ट करा देंगे न्यूट्रॉन में। ठीक है, मतलब आपके पास एक प्रोटॉन था, आपने उसको न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया बाय रिलीज ऑफ पॉजिट्रॉन। एक पॉजिट्रॉन आपने रिलीज किया, तो उस पॉजिट्रॉन के रिलीज होने से एक प्रोटॉन जो था वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। इसके साथ जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगा न्यूट्रिनो। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिनो। तो ये हो गया। ठीक है, एंटी न्यूट्रिनो ऐसा, न्यूट्रिनो ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बीटा प्लस डीके। ओके, तो इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि जैसे आपके पास एक सोडियम एटम था। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया सोडियम ऐसे, है ना, तो कितने यहाँ पे बीटा पार्टिकल रिलीज हुए, 1, 11 से 10 आया। एक बात ध्यान रखना, अल्फा डीके में एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है, इसको चाहिए तो लिख लो अपनी बुक में नीचे खोपचे में। अल्फा डीके में एटॉमिक मास नंबर चेंज होता है, बीटा डीके में एटॉमिक मास नंबर कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, बीटा डीके में सिर्फ और सिर्फ ओनली एटॉमिक नंबर चेंज होता है। अल्फा डीके में बोथ चेंजेस, एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर बोथ चेंजेस, और बीटा डीके में ओनली एटॉमिक नंबर चेंजेस। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। ये बीटा प्लस डीके, इसमें क्या एटॉमिक नंबर कम होता है, बट जनरली एटॉमिक नंबर बढ़ता है, क्योंकि बीटा माइनस डीके का ही एग्जांपल हमारे पास जनरली आता है। ठीक है, चलो इसको मैं रफ कर देता हूँ। बीटा प्लस डीके में ज्यादा फोकस नहीं करूंगा वरना तुम कंफ्यूज कर जाओगे, है ना। चलो, तो मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, मिला के पूछता हूँ। ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल और कितने नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल रिलीज हुए हैं। ठीक है, मान लो मेरे पास यहाँ पे एक एक्स एटम था जिसका एटॉमिक मास नंबर था 238 और एटॉमिक नंबर था 90। यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया वाई में। ठीक है, वाई में कन्वर्ट होने के बाद इसका एटॉमिक नंबर बचा 206, एटॉमिक मास नंबर बचा 206 और इसका ठीक है, 1 मिनट मुझे सोच लेने दो यार, वरना दिक्कत हो जाएगी, है ना। ठीक है, ओके, हाँ, ठीक है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए हैं और कितने बीटा पार्टिकल रिलीज हुए हैं। ठीक है, हम लोग बीटा पार्टिकल में सिर्फ इसी की बात करेंगे, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्जन, कभी भी हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए तो हमेशा एटॉमिक मास नंबर देखोगे। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास नंबर सिर्फ अल्फा पार्टिकल से चेंज होता है। तो 238 से 206 आया, तो कितना कम हुआ, 32। एक अल्फा पार्टिकल कितना लेके जाता है, 4, कितना कम हुआ यहाँ पे, 32। एक अल्फा पार्टिकल 4 लेके जाता है और कम हुआ है 32, इसका मतलब कितने अल्फा पार्टिकल, 32/4, कितना हो गया, 8। तो 8 अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब 8 अल्फा पार्टिकल यहां से गए हैं, तो एटॉमिक नंबर कितना कम होना चाहिए, 8 2 16, तो 90 - 16 कितना आता है, 90 - 16, ठीक है, 74 आता है। तो यहाँ पे 74 आना चाहिए, लेकिन ये तो 2 बढ़ रखा है, 2 बढ़ रखा है, मतलब यहाँ पे बीटा पार्टिकल कितने हैं, 2। क्लियर, आसान। एक और क्वेश्चन ले लो। मान लो आपके पास एक एक्स था जिसका एटॉमिक मास नंबर था 100, एटॉमिक नंबर था 40, ठीक है, 40, ये कन्वर्ट हो गया वाई में, और अब इसका एटॉमिक मास नंबर बचा हुआ है 80, ठीक है, और एटॉमिक नंबर हो गया 34। तो मुझे बताओ कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल। सबसे पहले एटॉमिक मास नंबर देखो, 100 से 80 हुआ, मतलब 20 कम हुआ। एक अल्फा पार्टिकल 4 लेके जाता है, कम कितना हुआ है, 20, तो 20/4 कितना, 5। तो अल्फा पार्टिकल कितने हो गए, 5, है ना। अब 5 अल्फा पार्टिकल यहाँ पे गए हैं, तो एटॉमिक नंबर घटना चाहिए था 10, तो 40 में से 10 गया, 30 बचना चाहिए था, पर यहाँ तो 4 बढ़ रखा है, मतलब 4 यहाँ पे क्या हो गया, बीटा पार्टिकल। आसान नहीं, आसान है, अभी भी डाउट है। चलो एक क्वेश्चन मैं बीटा प्लस डीके वाला ले लेता हूँ, ठीक है, स्टार मार्क लगा के मैं बीटा प्लस डीके का एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लो आपके पास एक एक्स एलिमेंट था जिसका एटॉमिक मास नंबर था 40, एटॉमिक नंबर था 20, वाई में कन्वर्ट हो गया, और ये बचा उसके पास 28 और ये बचा उसका 14, ठीक है। कितने अल्फा पार्टिकल रिलीज हुए हैं और कितने बीटा प्लस पार्टिकल रिलीज हुए हैं, ये आप बताओ, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अगर तुम देखो तो एटॉमिक मास नंबर 12 कम हुआ है, तो अल्फा पार्टिकल 3 रिलीज हुए हैं, और अल्फा पार्टिकल अगर 3 रिलीज हुए हैं, अरे यार, ठीक है, अल्फा पार्टिकल अगर 3 रिलीज हुए हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 6 कम होना चाहिए था, 3 2 6, बट ये तो 8 कम हो गया है,
तो 6 की जगह 8 कम हो गया है, 6 कम हुआ पहले तो 14 बचा, 14 से 12 हो गया, मतलब 2 और कम हुए, तो बीटा प्लस कितने 2। ठीक है, समझा तो ठीक है, वरना मेन तो यही है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं आपको 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, उसके बाद गामा डी के देखते हैं। ये अल्फा बीटा डी के हो गया हम लोग का, अभी गामा डी के देखेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन कराने के बाद। चलो तो क्यू वैल्यू वाला क्वेश्चन हम लोग इसके बाद लेते हैं, पार्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक मैच द फॉलोइंग है, बेसिकली ये ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो, नहीं सॉल्व करोगे तो बाद में रिग्रेट करोगे, है ना। कर लो, इससे अच्छा पॉज करो और सॉल्व करके आंसर बता दो, वरना बिना पॉज करे ही बता दोगे तुम लोग तो महान हो यार। इसमें क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है अल्फा टू बीटा माइनस पार्टिकल्स का। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल निकालने के लिए एटॉमिक मास नंबर देखो, हमेशा मैंने बोला है 230 से 214 हुआ, 16 कम हुआ, तो एक अल्फा लेके जाता है 4, कम हुआ 16, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल रहे होंगे 4। अब 4 अल्फा पार्टिकल गए हैं तो एटॉमिक नंबर 8 घटना चाहिए, क्योंकि एक अल्फा पार्टिकल 2 एटॉमिक नंबर लेके जाता है, तो 90 में से 8 घटाओ 82, लेकिन ये तो 2 बढ़ गया है, मतलब बीटा माइनस पार्टिकल यहाँ पे कितने होंगे 2। ठीक है, तो रेशियो निकाल दो, 4/2 कितना आ गया 2, हो गया इसका आंसर, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैच द कॉलम टाइप है। ठीक है, पहले को एनालाइज करो, 238 से 234 आया तो 4 कम हुआ, मतलब एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल अच्छा सब में है ठीक है, ये कम होना चाहिए था 90, पर ये एक बढ़ गया है, बढ़ गया मतलब बीटा माइनस होगा, तो मतलब इसमें एक अल्फा पार्टिकल है, एक बीटा माइनस है। बीटा प्लस में हमेशा एक कम होता है, बट इसमें एक बढ़ गया है, 92 से 90 हुआ, फिर 91 हो गया, मतलब एक बढ़ गया, तो ये एक अल्फा है, एक बीटा माइनस है, मतलब इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, 214 से 210 मतलब एक अल्फा पार्टिकल, चलो एक ही है खैर सब में। अब ये 82 से 80 हुआ होगा, 82 से 80 हुआ होगा, फिर 2 बढ़ गया, मतलब इसमें 2 बीटा माइनस पार्टिकल है। नहीं समझे, अरे मेरे भाई एक अल्फा पार्टिकल गया तो एटॉमिक नंबर 2 घटा होगा ना, तो 82 से 80 हुआ होगा, लेकिन 2 फिर बढ़ गया, तो बीटा माइनस में बढ़ता है, और जितना बढ़ता है उतने बीटा माइनस पार्टिकल, तो 2 बढ़ा तो 2 बीटा माइनस पार्टिकल। अब इसमें अगेन एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल है तो 81 से 79 होना चाहिए था, लेकिन ये 79 और 3 बढ़ गया है, 3 बढ़ गया मतलब 3 बीटा माइनस, ये हो गया। ठीक है, अब 228 से 224 एक अल्फा पार्टिकल गया तो 91 से 89 आना चाहिए था, लेकिन 89 मतलब 89 आने के बाद ये घट गया अगेन, मतलब 89 आने के बाद 88 हो गया, मतलब एक बीटा प्लस पार्टिकल यहाँ पे गया है, तो ये हो गया इसका आंसर ये। और कमाल की बात बताऊँ, ये था जेईई एडवांस 2022 से, और ये था मेरे जेईई एडवांस 2023 से, मतलब दोनों ही आया था, लेकिन 23 में मुझे पता था इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो मैं करके आया, 22 में नहीं कर पाया था। दोनों क्वेश्चन जेईई एडवांस के थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन आसान आते हैं, 4 नंबर का आया था ये, आया मजा। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्यू वैल्यू वाले क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, उसमें जेईई एडवांस का नहीं कराऊंगा, खैर आया है और बहुत सिंपल आया है क्यू वैल्यू का भी क्वेश्चन, लेकिन ठीक है हम लोग टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे क्योंकि वैसा ही आया है। ठीक है, चलो तो इन दोनों केस में आपको क्यू वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। इसमें देखो एक हीलियम एटम मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकला है, अल्फा डीके हुआ है, तो क्यू वैल्यू निकालते हैं। क्यू वैल्यू कैसे आएगी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो मास ऑफ पीयू माइनस मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पीयू की वैल्यू डालो, आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे इसकी वैल्यू डालो, इसकी वैल्यू डालो, क्वेश्चन में दिया, मल्टीप्लाई कर दो 931.5 से, सी स्क्वायर की जगह हमेशा 931.5 रखो, आंसर आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, खत्म। इसके लिए निकाल दो, आप लोग अब सॉल्व कर लेना यार, ये सब करते थोड़ी बैठूंगा। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो मास ऑफ Na माइनस मास ऑफ Na माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इंटू 931.5, खत्म। ठीक है, दोनों का मास अलग अलग होगा, एक का 22 दूसरे का 22, सेम सेम नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ, भले ही सिंपल है। अच्छा, सोडियम से नियॉन बन गया, सॉरी ठीक है, ये नियॉन है, कुछ और नहीं, आसान है ना, कुछ दिक्कत। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है क्यू वैल्यू के लिए, कंफ्यूज मत होना, क्यू वैल्यू अलग है और वो बाइंडिंग एनर्जी अलग थी। बाइंडिंग एनर्जी में तुम्हें मल्टीप्लाई करना था, किन से, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। ठीक है, क्या फॉर्मूला था, ZMH प्लस NMN माइनस मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर, ऐसे था बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला। चलो तो ये हो गया अल्फा डीके बीटा डीके। अब मैं जितना बता सकता था मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, आई होप आप थोड़ा फ्रेश होकर देखे होगे तो आपको समझा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ गामा डीके क्या होता है। सोचो अल्फा डीके बीटा डीके इतना ज़्यादा हार्ड था, इतना ज़्यादा लेंदी था, तो गामा डीके तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि अल्फा और बीटा तो भाई 5 और 4 लेटर के वर्ड थे। ठीक है, गामा तो भाई 5 ही का है। खैर गामा डीके तो यार काफ़ी ज़्यादा भारी होगा। ठीक है, तो गामा डीके पहले पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। So gamma decay, it is the decay in the form of radiation, in the form of radiations, ठीक है, gamma radiation, it emits gamma radiations which carry
सम एनर्जी, दैट्स इट। यही है गामा डीके बस। गामा डीके कुछ और नहीं होता यार। गामा डीके में होता क्या है, एक न्यूक्लियस से गामा रेडिएशन बाहर निकलती है इन द फॉर्म ऑफ सम एनर्जी, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गामा डीके। खत्म, प्राप्त हुए, ठीक है। तो गामा डीके बेसिकली होता क्या है, गामा डीके इज द डीके इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हैविंग सम एनर्जी, ठीक है। इसको ज्यादा डीप में मत जाओ, गामा डीके बस यही होता है। और जैसे बीटा डीके हो रहा है उसमें न्यूट्रिनो रिलीज हुआ, अल्फा डीके हो रहा है उसमें भी कुछ कुछ एनर्जी रिलीज हुई, हम सब कैलकुलेट भी करते हैं, है ना। वैसे गामा डीके में सिर्फ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन, आप जब थ्योरी रीड करोगे तो उसमें कुछ आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि कुछ खास है भी नहीं। आपको बस इतना याद रखना है कि गामा डीके इज द डीके इन द फॉर्म ऑफ गामा रेडिएशंस व्हिच कैरी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स इट, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे अल्फा बीटा गामा डीके खत्म होता है, मेजर पोर्शन खत्म होता है। अब आखिरी टॉपिक आ जाता है हमारा, दैट इज लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, क्योंकि उसके बाद वो चेन रिएक्शन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन 5 मिनट में पढ़ा दूंगा, क्योंकि है नहीं कुछ उसमें, ठीक है। अब जबरदस्ती उसमें डिस्कस करना है तो कर दूं मैं, लेकिन कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूँ लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके पर। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। तो रेडियो एक्टिव डीके होता क्या है, जब भी कोई एक न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल एमिट हो या बीटा पार्टिकल एमिट हो या गामा एमिट हो, है ना, तो उस समय जो डीके होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो रेडियो एक्टिव डीके का एक लॉ बना कि भाई कोई भी एक न्यूक्लियाई है तो वो t=0 से लेकर t=इनफाइनाइट टाइम में कभी भी डीके हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ठीक है। बट उसका जो डीके का प्रोसेस है उसको हम लोग एक मैथमेटिकल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब बैक्यूरेल ने देखा था तो उन्होंने ये पाया था कि जो रेट ऑफ डीके है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल के। मतलब एक सैंपल में कितनी ज़्यादा न्यूक्लियाई है उतनी ही तेजी से वो क्या हो रहा है, डीके हो रहा है, ठीक है। मतलब जैसे 100 न्यूक्लियाई हैं एक सैंपल में तो बहुत तेजी से डीके हो रहा है, 10 ही न्यूक्लियाई हैं सैंपल में तो बहुत स्लो डीके हो रहा है। तो रेट ऑफ डीके जो था वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई के प्रोपोर्शनल था, ठीक है। रेट ऑफ डीके मतलब मान लो dn/dt, n क्या हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और dn/dt क्या है, रेट ऑफ डीके, ठीक है। प्रोपोर्शनल साइन जब हटाया गया तो यहाँ पे आया इज -λn। माइनस क्यों, क्योंकि डीके हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। लैम्डा को हमने क्या बोला, लैम्डा को हमने बोला डीके कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा को हमने क्या बोला, लैम्डा को हमने बोला डीके कांस्टेंट। और माइनस क्यों आया, क्योंकि ये डीके हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। dt को वहाँ किया, n को यहाँ किया, तो dn/n = -λ/dt आया। इसको हमने इंटीग्रेट किया, कहाँ से कहाँ तक, टाइम 0 से t तक। जब टाइम 0 था तो न्यूक्लियाई अंदर n0 थे, और जब टाइम t पर पहुँचे तो मान लो न्यूक्लियाई बचे n, ठीक है। तो 1/n dn का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, n0 से n, -λ dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, बात खत्म, ओके। लिमिट्स डाल दो तो ये हो जाएगा log n -log n0 = -λt, ठीक है। तो log n/n0 -λt, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, log को हटाने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं log को हटाऊंगा तो n यहाँ पे आ जाएगा, ये n0, अच्छा चलो log को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा, n/n0। यहाँ पे क्या आ गया, log का जो भी बेस होता है वो उस साइड चला जाता है, क्योंकि हमने अभी ताज़ा इंटीग्रेट किया है, तो log का बेस होगा e, तो e वहाँ चला जाएगा, तो e वहाँ गया तो उसके इंडेक्स में आ जाएगा ये चीज़ -λt। बेसिकली इसको आप ऐसे समझ सकते हो, e यहाँ पे कहाँ था, log के नीचे था, तो जब e वहाँ जाएगा तो वहाँ भी लोगों के नीचे ही होगा, क्योंकि यहाँ नीचे था तो वहाँ भी नीचे ही होगा, तो λt के नीचे होगा, देखो λt के नीचे है ना, ऐसा है ना। तो n बराबर आ जाएगा n0 e⁻ -λt। इसी को हम लोग बोलते हैं रेडियो एक्टिव डीके का लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। बट क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान हम ऐसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। उसमें मैंने बोला था ना, ऑल द रेडियो एक्टिव डीकेज आर एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेम चीज है। बस क्या किया, यहाँ पे मैंने लॉग को गिरा के भी आपको ऐसे दिखा दिया एक बार, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका बेसिक फॉर्मूला, ठीक है। अब इससे आपको एक चीज समझ में आ रही है कि न्यूक्लियाई डीके होना कब शुरू होंगे, मतलब n = n0 कब हो रहा है, t = 0 पे, क्योंकि अगर मैं t = 0 कर रहा हूं तो e का इंडेक्स 0 हो रहा है, तो e⁻0 कितना हो रहा है, 1, तो n = n0 आ रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस की वैल्यू अभी भी उतनी है जितनी थी। अब मैं t = इनफाइनाइट पुट करूंगा तो e की पावर -इनफाइनाइट है, तो e चला जाएगा नीचे, तो 1/e की पावर इनफाइनाइट होगा, e की पावर इनफाइनाइट भी इनफाइनाइट होगा, तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। मतलब t = इनफाइनाइट पे n की वैल्यू 0 हो जाएगी।
मतलब कोई भी एक न्यूक्लियाई को टोटली डिके होने के लिए इनफाइनाइट टाइम लगता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये जीपी में चलता है। ठीक है, कोई भी जीपी आप जानते हो कि जीपी का समेशन कभी भी इनफाइनाइट तक हो नहीं पाता है ना, तब हो पाता है जब आर की वैल्यू 1 से कम हो, वरना नहीं हो पाता है। जैसे कोई अभी न्यूक्लियाई है जो अभी कितना है, अभी मान लो परसेंटेज में चल रहा है 100% है, 2% हमेशा घट रहा है मान लो। ठीक है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर आपने क्लैश ऑफ क्लैन खेला है तो तो उसमें कभी एक अर्थक्वेक स्पेल लेना। अर्थक्वेक स्पेल का डैमेज कितना होता है, परसेंट में होता है, अगर नोटिस किया हो तो। ठीक है, तो कभी उसको बिल्डर हट पे गिराना, तुम बिल्डर हट पे 1000 अर्थक्वेक स्पेल गिरा दो, बिल्डर हट नहीं टूटेगा। ठीक है, हाँ किसी ट्रूप से पहले मार दिया फिर गिरा रहे हो तो टूट जाएगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ उस पर अर्थक्वेक स्पेल गिरा रहे हो वो नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज में डैमेज देता है, जितना उसका हिट पॉइंट रहता है उसका 10% डैमेज दिया, अब जितना हिट पॉइंट है उसका 10% डैमेज दिया, अब जितना हिट पॉइंट है उसका 10% डैमेज दिया, तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा ना। टाउन हॉल पे गिराया हो कभी अर्थक्वेक स्पेल, पहली बार में जितना डैमेज देता है दूसरी बार उससे कम देता है, तीसरी बार उससे कम देता है, चौथी बार उससे कम देता है। क्यों? क्योंकि जो इनिशियल डैमेज होती है वो टोटल हिट पॉइंट के इक्वल होती है। जैसे टोटल हिट पॉइंट थी 6000 और ये डैमेज देता है 10% का, तो 600 का डैमेज देगा। अब बचा कितना, 5400, तो 5400 में 10% डैमेज कितना, 540 कम हुआ ना। अब 540 कम हुआ तो 49, आप लोग को लग रहा होगा ये तो कम होते होते 0 हो जाएगा, नहीं होगा। बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, मान लो आपके पास कोई एक 10 हिट पॉइंट का बिल्डिंग है, चलो जो लोग सीओसी नहीं खेलते उनको नॉर्मल, आपके पास 10 रुपए है और आप डेली 10% खर्चा कर रहे हो, या मान लो 50% खर्चा कर रहे हो। ठीक है, तो पहले दिन जब आप खर्चा करोगे तो पहले दिन आप 5 रुपए खर्चा करोगे। अब आपके पास 5 रुपए है, अब 50% खर्चा करोगे तो 2.5 रुपए बचेगा। अब 2.5 रुपये में 50% खर्चा करोगे 1.25 बचेगा, 1.2 में 50% खर्चा करोगे 0.625 बचेगा, 6275 बचेगा। अब जो भी, अगर मैं सही कर रहा हूं तो इसका 50% खर्चा करोगे तो 0.31 ऐसा बचेगा, है ना। इसका 50% 0.16 ऐसा, मतलब खत्म ही नहीं होगा कभी, ये कभी नहीं खत्म होगा क्योंकि तुम परसेंट में डील कर रहे हो। तो वैसे ही न्यूक्लियाई जब डिके होता है ना तो जीपी में डिके होता है, जीपी भी कुछ और नहीं बल्कि वैसा ही है, तो इसीलिए ये इनफाइनाइट तक जाता है, कभी खत्म नहीं हो पाता है। समझ गए? चलो जो समझ गए उनको मुबारक हो, जो नहीं समझे वो रट्टा मार लो कि जीपी है इसलिए इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज होती है एक्टिविटी, बट एक्टिविटी मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको हाफ लाइफ एवरेज लाइफ बता दूं। ठीक है, एक्टिविटी बस ऐसे ही दे दिया उन्होंने टाइम पास करने के लिए, तो मैं पहले वो बता देता हूँ, एक्टिविटी बाद में बताऊंगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ। बहुत ही आसान है, कुछ खास नहीं है। हम जानते हैं n बराबर होता है n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी, है ना, एट हाफ लाइफ। ठीक है, या फिर एट t बराबर t हाफ, जो n होगा वो n नॉट बाई 2 पर पहुंच चुका होगा, देयरफॉर n नॉट बाई 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा n नॉट e की पावर माइनस लैम्बडा टी के। n नॉट से n नॉट खत्म, ठीक है, तो e की पावर माइनस लैम्बडा टी बराबर आ जाएगा 1/2। लॉग ले लो, लॉग लोगे तो यहाँ पे माइनस लैम्बडा टी बचेगा और यहाँ पे बचेगा लॉग 1/2। माइनस साइन वहाँ भेज दो तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर लैम्बडा टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा log 2, तो t हाफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा log 2 अपॉन लैम्बडा, या फिर t हाफ इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.693 अपॉन लैम्बडा। ठीक है, सेम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा, उसमें 0.693 बाई के या ln2 बाई के आता था, इसमें लैम्बडा है के की जगह, दैट्स इट। अच्छा, कुछ लोग डाउट में है कि भैया कैसे हो गया कैसे हो गया, यहाँ पे लॉग लिए तो माइनस लैम्बडा टी नीचे आया, यहाँ पे लॉग लिए तो log 1/2 आया, इतना ठीक है। ठीक है, अब ये माइनस साइन जब यहाँ गया और 2 ऊपर आया, माइनस लैम्बडा टी बराबर log 1/2 था ना, इस 2 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इस 2 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 की पावर -1। अब log के टकले से हर कोई उतरता है, तो माइनस लैम्बडा टी बराबर माइनस log 2 आएगा, फिर माइनस माइनस खत्म होगा तो लैम्बडा टी बराबर log 2 आएगा। ठीक है, बाकी सिर्फ आपको याद ही करना है, डेरिवेशन वगैरह तो आ सकता है, खैर ठीक है। ये हो गई इसकी हाफ लाइफ। एवरेज लाइफ क्या होती है? एवरेज लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसकी एवरेज लाइफ होती है 1/λ। एवरेज लाइफ क्या होती है? 1/λ, मतलब तुम बोल सकते हो टाउ लैम्बडा इक्वल टू 1। ठीक है, ये होती है इसकी एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू होता है 1/λ, तो लैम्बडा डाल दो, तो लैम्बडा कितना हो गया यहाँ पे log 2, मतलब ln2 अपॉन t हाफ, मतलब टाउ और इसके बीच में रिलेशन आ जाएगा t हाफ अपॉन ln2। टाउ इज इक्वल्स टू t हाफ अपॉन ln2। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ का रिलेशन बता दिया, एवरेज लाइफ 1/λ होती है ये बता दिया, हाफ लाइफ ये होती है ये भी बता दिया। ठीक है, तो t हाफ इक्वल टू टाउ ln2। चलो ये ना याद करके आप वही याद कर लो। ठीक है, मैं थोड़ा बढ़िया से लिख देता हूँ। डेरिवेशन समझ गया ना? चलो डेरिवेशन समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे गेम खत्म है यार।
अब चैप्टर आपका खत्म है, क्योंकि अब इसके बाद जस्ट मुझे क्या कराना है, आपको प्रैक्टिस करानी है 2-3 न्यूमेरिकल की, और खुद भी करनी है। इसके बाद चल देंगे और क्या। तो हाफ लाइफ हमने देखा, हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ है टी हाफ इक्वल टू ln2 बाय लैम्डा। एवरेज लाइफ क्या है, एवरेज लाइफ टाउ है 1 बाय लैम्डा, ठीक है, टाउ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। रिलेशन क्या है दोनों के बीच का, रिलेशन है टी हाफ इक्वल टू ln2 टाउ, टी हाफ इक्वल टू ln2 टाउ या फिर टाउ ln2, ठीक है। कैसे आया, लैम्डा की जगह तुमने डाल दिया ln2 बाय टी हाफ, तो टी हाफ ऊपर गया और ln2 नीचे रह गया, फिर ln2 यहाँ आया, तो टाउ ln2 इक्वल टू टी हाफ, ठीक है। 3 फार्मूला नोट डाउन, सिंपल। चलो तो हम लोग खटाखट से 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं और एक्टिविटी बता देता हूँ मैं अब क्या होती है, ठीक है। तो ये था रेडियो एक्टिविटी डीके का लॉ, क्या था, n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। अब एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी मतलब वो रेट जिससे वो डिके हो रहा है, मतलब dn बाई dt, ये होती है एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी में dn बाई dt आ जाता है जस्ट, ठीक है। तो एक्टिविटी अगर मैं इसकी लिखना चाहूँ तो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं a से, ठीक है। तो जैसे इस इक्वेशन में मुझे एक्टिविटी फाइंड करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, देखो मेरे पास है n इक्वल टू n नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, मुझे पता है एक्टिविटी dn बाई dt होता है, तो मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू t। सो देयरफॉर dn बाई dt क्या हो जाएगा, dn बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा n नॉट कॉन्स्टेंट है, d बाई dt ऑफ e की पावर माइनस लैम्डा टी हो जाएगा, है ना। अब मैं dn बाई dt जानता हूँ एक्टिविटी होता है, तो a इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस लैम्डा नीचे आ जाएगा और e का डिफरेंशिएशन वही रह जाएगा, है ना, माइनस लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस लैम्डा n नॉट। अब लैम्डा n नॉट को हम मान लेते हैं इनिशियल एक्टिविटी, तो एक फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास a इक्वल टू a नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, वेयर a नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाता है, a नॉट इज इक्वल टू आ जाता है लैम्डा n नॉट। क्लियर, और कुछ आसान है, ठीक है। तो a इक्वल टू a नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं, लैम्डा n नॉट को क्या मान लेते हैं, a नॉट मान लेते हैं, इनिशियल एक्टिविटी मान लेते हैं, ठीक है। a नॉट क्या है यहाँ पे, a नॉट है आपकी इनिशियल एक्टिविटी, ठीक। एक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, एक्टिविटी की 2 यूनिट है, एक है बैक्वेरल और एक है क्यूरी, ठीक है। मैं वैल्यूज देख लेता हूँ, एक क्यूरी की वैल्यू होती है, ठीक है। 2 तरीके से आप एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक है बी क्यू जो कि इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या है, बैक्वेरल बी क्यू, ठीक है। और इसकी सीजीएस यूनिट आप क्यूरी भी लिख सकते हो, और 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्वेरल, ठीक है। सीआई क्या है, क्यूरी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी में मैरी क्यूरी ने भी काफ़ी ज़्यादा वो किया था, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इसीलिए उनका भी नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। हाँ ओके, तो एक्टिविटी बेसिकली माइनस dn बाई dt होती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस dn बाई dt है तो माइनस साइन से हम दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन यहाँ का प्लस हो जाएगा फिर, है ना। और ये माइनस dn बाई dt a बन गया, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का, ओके। a नॉट इनिशियल एक्टिविटी है जिसकी वैल्यू क्या होती है, लैम्डा n नॉट, ठीक है। एक्टिविटी क्या होता है, माइनस dn बाई dt, हाँ वही है, डीके है तो माइनस dn बाई dt, डीके नहीं होता तो प्लस dn बाई dt होता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी, समझ में आया सब कुछ, क्लियर है। लैम्डा n नॉट हो गया इनिशियल एक्टिविटी a नॉट, ठीक है। चलो हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में। चलो यहाँ पे हाफ लाइफ दिया है आपको x का, ठीक है, और फिर डीके कांस्टेंट पूछा है, एवरेज लाइफ पूछा है, एक्टिविटी भी पूछा है, क्या बात है। तो एक क्वेश्चन तो बहुत है फिर, बाकी दोनों क्वेश्चन आप खुद से कर लेना। चलो फिर 15.9 हम कर लेते हैं और 15.10 आप कर लेना, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको हाफ लाइफ दे रखा है, लैम्डा टाउ और एक्टिविटी पूछा है 1.5 मिलीग्राम सैंपल का, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। आइए, हाफ लाइफ से हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ln2 बाय लैम्डा। तो टी हाफ पता है हमें 3.2 डेज, ln2 की वैल्यू पता है 0.693, यहाँ से हमारे पास लैम्डा आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, ठीक है, चलो लैम्डा आ गया। अच्छा, लैम्डा की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड, वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा ही है सबका यूनिट, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, पर सेकंड, या यूँ कह दो सेकंड इनवर्स, ठीक है। टाउ कैसे निकालोगे, टाउ इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 बाय लैम्डा, तो लैम्डा तुम्हारा यहाँ से आया ही है, तो यहाँ से तुम्हारा टाउ आ जाएगा, ठीक है। चलो टाउ का यूनिट सेकंड,
टाउ का यूनिट सेकंड, ठीक है। अच्छा तो एक्टिविटी निकालने में इसने कुछ तो गच्च किया है, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे समझ में आ रहा है। इसने e की पावर माइनस लैम्डा टी को इसमें गायब सा कर दिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या लफड़ा है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं देखता हूँ। ठीक है, अब एक्टिविटी में पता नहीं इसने क्या किया है, बाकी आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर दो, वरना अगर नहीं होता तो फिर मैं जब एक्सरसाइज कराऊंगा तब मैं इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पे सिंपली कर दिया है उसने, ठीक है। एक्टिविटी आपको दिया हुआ था और एक्टिविटी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के इक्वल किया, और ए नॉट की भी वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। ए नॉट मतलब इनिशियली कितना था, 350 था, 175 तक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत चिंदी है, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, शुरू में कितना था, सॉरी कहाँ तक गया वो 175 तक, ठीक है। तो वो हो गया ए, शुरू में जो था वो हो गया ए नॉट, शुरू में कितना था एक्टिविटी 350, ई की पावर माइनस लैम्डा कितने देर में गया, 1 घंटे में, मतलब 3600, ठीक है। फिर इसको इससे काट दिया 2 टाइम्स, तो 1/2 इक्वल टू आ गया ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 3600, लॉग ले लिया तो माइनस 3600 लैम्डा बराबर आ गया लॉग 1/2, मतलब बेसिकली माइनस 3600 लैम्डा बराबर आ गया माइनस 0.693, ठीक है। तो माइनस माइनस खत्म, तो यहाँ से लैम्डा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपली हो गया, बट इसमें पता नहीं इसने क्या गच्च कर रखा है, ठीक है। काम करो आप अपने तरीके से करो, ठीक है। इसको आप 1.5 मिलीग्राम लो, ठीक है, इसको सॉल्व करके आप लोग निकालो एक बार इसको ऐसे ही करके, और फिर देखो सही आ रहा है क्या, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अभी चैप्टर खत्म करते हैं सीधा, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर मतलब कंप्लीट ही समझो। अब इसमें 2-3 चीजें बची हुई है, एक है न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ, उससे पहले जो भी टॉपिक्स है मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल टॉपिक है। न्यूक्लियर एनर्जी में पहला आएगा न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन में आएगा चेन रिएक्शन, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, क्या यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर, फिर चेन रिएक्शन, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, फिर आएगा चेन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। नेक्स्ट आएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न, फिर उसके बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और एक सन का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 4 प्रोटॉन गिव्स सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनोज, ठीक है, प्लस 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलीज हो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियस के कुछ रिएक्शंस हो उनसे जो एनर्जी रिलीज हो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये न्यूक्लियर एनर्जी 2 टाइप की हो सकती है, एक हो सकती है न्यूक्लियर फिजन से। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है कि बेसिकली जो न्यूक्लियाई है वो 2 पार्ट्स में टूटता है, फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना, ठीक है। फिजन मतलब टूटना, यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियाई जो है ये 2 पार्ट में स्प्लिट होगी, ठीक है, वाई और जेड में, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हुआ। तो जब ये 2 डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होगा ना तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, लेट से 26 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर आपने जो पावर प्लांट्स पढ़े थे, लास्ट ईयर मतलब 10वीं में जब आपने पावर प्लांट पढ़ा था तो उसमें एक यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर वाला टॉपिक आया था, जिसमें बोल रहा था कि हम लोग बॉम्बार्डमेंट कराते हैं। बॉम्बार्डमेंट कराने से क्या, एक टकराता है तो 3 रिलीज होता है, एक न्यूक्लियस, एक यूरेनियम न्यूक्लियस जो होता है वो 3 में स्प्लिट होता है, वो 3 फर्दर 3 में स्प्लिट होता है, वो 3 फर्दर 3 में स्प्लिट होता है, तो उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपने क्या किया, आपने बॉम्बार्डमेंट करवाया, इस बॉम्बार्डमेंट में ये स्प्लिट हो गया 3 से, ठीक है। अब ये 3 आगे फर्दर 3 में कन्वर्ट हो गए, ये 3 भी कन्वर्ट हो गए 3 में, और ये 3 भी कन्वर्ट हो गए 3 में। तो होता क्या है, ये 3 से 3 से 3 से 3, सोचो 3 था, अभी 9 हो गया, फिर 27 होगा, नहीं हाँ 9 3 27 होगा, 27 3 81, 243, 729, 2187, 6 फंस गया, ठीक है। तो ऐसा होगा, तो बेसिकली लगातार रिएक्शन ये होता जाएगा। तो इससे कितने सारे यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे, और डॉटर न्यूक्लियाई तो छोड़ो, उन डॉटर न्यूक्लियाई के कारण कितनी ज्यादा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। जैसे लास्ट ईयर जब आपको चेन रिएक्शन पढ़ाया जा रहा था हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है, मतलब पावर प्लांट में जब यूरेनियम न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला टॉपिक आया था, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले टॉपिक में बताया था कि भाई 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी से टरबाइन रोटेट करने के लिए पानी गर्म करते हैं, ऐसा कुछ था, है ना, मैं भूल गया हूँ, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है। तो सोचो इतने सारे जब काम करेंगे यहाँ पे चेन रिएक्शन में, तो कितना ज्यादा यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। वही है यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्शन में, कि यूरेनियम जो है बहुत ही अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है,
तो यूरेनियम अक्सर टूट जाता है। ठीक है, वैसे तो सबसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो होता है वो बिस्मथ है मेरे ख्याल से, है ना। एक बार रुक जाओ, मुझे देखने दो। ठीक है, टेक्स्ट बुक में तो नहीं, जस्ट वेट अ मोमेंट गाइस। ठीक है, तुम 10 सेकंड स्किप करके आगे जा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है यार। ये बुरा मानने लगते हो यार तुम लोग, ऐसा क्यों करते हो। हाँ बिस्मथ है सबसे लीस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, बिस्मथ है, और सबसे ज़्यादा फेरस। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली होता क्या है, यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्शन में यूरेनियम क्योंकि एक लेस स्टेबल न्यूक्लियाई है तो वो टूटता है जल्दी, और जब टूटता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है, और वही एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, न्यूक्लियर एनर्जी के फॉर्म में आती है, तो उसी को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। अब जैसे यूरेनियम टूटा 2 में, तो अगर हम कुछ ऐसा तरीका लगाएं जिससे हम लोग चेन रिएक्शन करवा सके, ठीक है, जिससे हम लोग क्या करवा सके, चेन रिएक्शन करवा सके। चेन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, ठीक है, चेन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक बार बता दूं तो एक न्यूट्रॉन होता है जिसको हम लोग बॉम्बार्ड कराते हैं। ठीक है, एक न्यूट्रॉन होता है जिसको हम क्या करते हैं, बॉम्बार्ड कराते हैं न्यूक्लियस पे। ठीक है, चेन रिएक्शन में ध्यान से देखो, न्यूट्रॉन को हमने, यूरेनियम का मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसका मास है 235, इसमें हमने क्या कराया, बॉम्बार्ड कराया। ठीक है, बॉम्बार्ड कराने के बाद इसका मास कितना हो गया, 236, और 236 होते ही ये अनस्टेबल होने लगेगा। अनस्टेबल होते होते क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा होते होते ये यहाँ से 2 डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाएगा, और जब स्प्लिट होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होगा, और यही काम फिर आगे भी करते जाओ, बॉम्बार्डमेंट कराते जाओ, ऐसी चेन रिएक्शन होता जाएगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कि 3 डॉटर न्यूक्लियाई निकले, उसमें से 3 न्यूट्रॉन और गए, उन 3 न्यूट्रॉन से और न्यूट्रॉन निकले और गए, और बॉम्बार्डमेंट हुआ, और ये इस तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन होता गया, तो उनको हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं डायग्रामेटिकली आपको अगर चेन रिएक्शन समझा दूं, समझ में आ रहा है ना क्या मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक थ्योरी में। अभी तक हमने ये पढ़ा कि वो एनर्जी जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। 2 टाइप की हो सकती है, फिजन और फ्यूजन। फिजन मतलब जब 2 डॉटर न्यूक्लियाई में न्यूक्लियस टूटता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो, ठीक है, यूरेनियम का जैसे एक एग्जाम्पल है। बाकी चेन रिएक्शन में समझा रहा हूँ। ठीक है, देखो हुआ क्या कि यहाँ पे आपके पास एक यूरेनियम न्यूक्लियस था, इस पे आपने क्या किया, एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराया। ये न्यूट्रॉन जब आपने बॉम्बार्ड कराया तो ये टूटा 3 डॉटर न्यूक्लियाई में। ठीक है, यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, यूरेनियम नहीं, मान लो अब ये कुछ और हो गया। ठीक है, मान लो ये हो गया A B C। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और निकले, ऐसे आपने बॉम्बार्डमेंट कराया कि इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन और निकले। ये 3 न्यूट्रॉन फिर से इससे टकराए अपने आप ऑटोमेटिकली, ये 3 न्यूट्रॉन टकराए तो यहाँ से 3 न्यूट्रॉन और निकले, और ये A स्प्लिट हुआ 3 में। ठीक है, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन और निकले, और ये भी स्प्लिट हुआ 3 में, यहाँ से भी 3 न्यूट्रॉन और निकले, और ये C भी स्प्लिट हुआ 3 में। ठीक है, अब इसके बाद ये न्यूट्रॉन फिर से आपस में इससे ही टकरा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोग्रेस होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, तो ऑब्वियसली हजार्डस भी हो सकता है अगर हम रोके ना, तो कुछ एब्जॉर्बेंट वगैरह यूज करके हम लोग इसको रोक लेते हैं प्रोसेस को। खैर ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन को हम लोग एब्जॉर्ब करा लेते हैं, वरना न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली टकराते रहते रिएक्शन होते रहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। ठीक है, इसको आप अपने वर्ड्स में लिखने के लिए एक बार रीडिंग लगा सकते हो, वरना फिर जैसा मैंने बोला उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो, कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, 2 स्मॉल न्यूक्लियाई जुड़ के बनाते हैं एक डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये तो कोई इंसान बन गया है ना, देखो ध्यान से, खाली इसके पैर थोड़े ज़्यादा बड़े हो गए। ठीक है, बेसिकली इसमें होता क्या है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिलके, ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई मिलके बिगर न्यूक्लियाई बनते हैं। तो जब एक हैवी न्यूक्लियाई बनते हैं तो हैवी न्यूक्लियाई के फॉर्मेशन में क्या होता है कि एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, और आप मानोगे नहीं, सन में यही हो रहा है इतने सालों से। सन में क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, फ्यूजन करते हैं। 4 प्रोटॉन मतलब 4 हाइड्रोजन फ्यूज किए, फ्यूज करके एक अल्फा पार्टिकल और 2 इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो, और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट की एनर्जी रिलीज हुई। इतनी एनर्जी वहां पर रिलीज हो रही है, इसलिए तो सन आज तक ब्राइट है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, लेकिन सन वैसे ही तेज होगा, सन वैसे ही ब्राइट होगा। ठीक है, तो वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब 2 का जुड़ के आपस में एक न्यूक्लियाई बनाना। तो जब 2 स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उस केस में भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सन में क्या हो रहा है, 4 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होके ऐसा बना रहे हैं और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और एक चीज होती है कि भाई ये सब हजार्डस हो सकता है, न्यूक्लियर फिजन हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया, तो ये सब हजार्डस हो सकता है, स्पेशली ये चेन रिएक्शन। तो चेन रिएक्शन काफी हजार्डस हो सकता है, तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको रोकने के लिए हमें यहाँ पे एब्जॉर्बेंट वगैरह का यूज करना पड़ता है, इसको रोकना पड़ता है। अगर हम ध्यान नहीं लगाएंगे यहाँ पे, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो ये न्यूट्रॉन वाला प्रोसेस जो है ये बढ़ता जाएगा। ध्यान दे रहे हो, एक न्यूट्रॉन मारा, 3 न्यूट्रॉन निकले और 3 न्यूक्लियाई निकला, वो 3 न्यूट्रॉन 3 न्यूक्लियाई पे पड़े, 3 न्यूट्रॉन निकले, मतलब 9 न्यूट्रॉन निकले, 9 न्यूक्लियाई, और 9 न्यूट्रॉन 9 न्यूक्लियाई पे 27 न्यूट्रॉन, 27 या। और जो साइड में एनर्जी रिलीज हो रही है वो तो अलग ही लेवल पे रिलीज हो रही है।
ठीक है। तो ये चलते रहता है प्रोसेस, तो इसको रोकने के लिए हम लोगों को ज़रूरी होता है। बाकी यहाँ पे हिरोशिमा एंड नागासाकी वगैरह का एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैसे वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह यूज़ करके इस तरीके से इतनी बड़ी तबाही लाई गई है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको इन सभी का, ठीक है। ओके, द प्रोसेस वेयर टू न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस अकम्पनाइड बाय अ रिलीज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, लिख लिया? नहीं लिखा तो फिर से जाके सुन के लिख लो, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, दिया नहीं है शायद। द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ हैवी न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिजन। आसान है, चलो हो गया। फिर यही तो टॉपिक्स थे और बाकी तो यहाँ पे कुछ खास है नहीं, ठीक है। और बाकी सन के लिए यहाँ पे आपको क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, तो सन के लिए आप लोग क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सन के लिए जब आप क्यू वैल्यू कैलकुलेट करते हो तो 24.698 आता है, यहाँ पे 26.7 है, ठीक है। वही है लगभग। ओके, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो इसका हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करेंगे। बाकी आप कमेंट करके बताओ अगर कुछ छोटा उटा है, कुछ आपको लगता है कि भाई इस चैप्टर में कुछ आपको नहीं समझा, तो वो मैं एक्सरसाइज वाले लेक्चर में अगेन रिपीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो भाई मज़ा आया, काफ़ी एग्जॉस्टेड फील हो रहा है, मुझे लग रहा है लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो गया आज, 1 घंटे 20 मिनट का हो गया शायद। चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे तो शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।